नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका वावल क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं गुण संधि। गुण संधि के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज आपको जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा शायद आप पहली बार पढ़ने वाले हैं। गुण संधि की शुरुआत होती है अधेय गुणे सूत्र से। सूत्र है अधेय गुणे। अधेय गुणे सूत्र ये कहता है कि गुण संख्या किन किन वर्णों की होती है। पहला प्रश्न तो आपको यही बन जाता है, कौन कौन से वर्ण ऐसे हैं जो गुण संख्यक वर्ण हैं। तो सूत्र है अधेय, तो अत प्लस एंग, अत प्लस एंग दोनों से मिलकर बना है अधेय। तो अत से तात्पर्य है ए और एंग से तात्पर्य है ए और ओ, अर्थात अधेय जो शब्द है इसमें ये हमको तीन वर्णों की ओर इंगित करता है, ए ओ। ये तीनों वर्ण गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। गुण संज्ञक वर्ण। यदि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से वर्ण हैं जिनकी गुण संख्या होती है, तो वहां आपको तीन वर्ण दे दिए जाएंगे, चौथा वर्ण एक और दे दिया जाएगा। इसमें पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर पूछा जाएगा इनमें से कौन कौन से वर्ण हैं, इनमें से कौन सा वर्ण गुण संज्ञक है, तो इन तीनों में से एक वर्ण दिया जाएगा, ए और ओ। गुण संख्या का विधायक सूत्र है अर्थात ए ओ गुण संज्ञक वर्ण है। इस बात को आप दिमाग में बैठा के रख लें कि गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, ए ओ। तीन वर्ण हैं जो गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं, ए और ओ। अब हम पढ़ते हैं आद गुणे सूत्र। गुण संज्ञा का विधायक सूत्र है आद गुणे। ये सूत्र को आप ध्यान से समझना। आद गुणे कहता है अवर्णात। अवर्णात मतलब ए वर्ण से, ए मतलब ए या आ, वर्ण से अची, अची मतलब स्वर, ए वर्ण से स्वर परे होने पर। अवर्णात अची परे, ए वर्ण से अची, अची मतलब स्वर, अच प्रत्यय कौन से बनाते हैं, सभी स्वर, इसलिए स्वर। ए वर्ण से स्वर परे होने पर पूर्व प्रयोग, पूर्व मतलब पहले वाला, पर मतलब बाद वाला, दोनों वर्णों के स्थान पर गुण आदेश, एको मतलब एक, गुण एक आदेश हो जाता है। गुण एक आदेश मतलब पूर्व प्लस पर, दोनों के स्थान पर एक नया वर्ण आता है, उससे बोलते हैं एक आदेश। तो यहां पर गुण एक आदेश हो जाता है। अब आप ध्यान से समझना कि सूत्र यही कह रहा है कि अ या आ से बाद में स्वर हो, और स्वर तो बहुत सारे हैं, और स्वर हम मान लीजिए लिखते हैं, स्वर कौन कौन से हैं, तो स्वर है हमारे पास ए ई उ ऋ री ए ओ ऐ और औ। ये जो वर्ण है ये सभी अच प्रत्यार के वर्ण है, और इन्हीं की सारी स्वर संधि घूमती है। अब ये कह रहा है अवर्णात अचि परे, की ए वर्ण से अच परे होने पर, यदि स्वर परे है तो पूर्व प्रयोग, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दो संधियों का बाद आता है, जैसे कि पहला है दीर्घ संधि। अब भाई ए या आ के बाद में यदि ए आ गया, ए या के बाद में यदि ए आ गया, तो फिर बाद में वहां पर दीर्घ संधि होगी। तो आपका जो ए है इन स्वरों में से कट जाता है कि ए या के बाद यदि ए या आए, ए या के बाद ए या आएंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी, तो फिर गुण संधि नहीं होगी। दूसरा बात आता है आपका वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि कहती है ए या आ के बाद में यदि ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ ये चार वर्ण यदि आ जाएंगे तो फिर बाद में वृद्धि संधि होगी। अब आप देखो, आपने अच प्रत्यार में 9 वर्ण थे, 9 वर्ण में से ए वर्ण का बाद है जो दीर्घ संधि ने कर दिया, ए ओ ऐ औ, इन चारों वर्णों का बाद वृद्धि संधि में कर दिया। हमारे पास कौन कौन से वर्ण बचे, ई उ री, ई उ री और री।
ये 4 ही वर्ण बचे। अब हमारी जो गुण संधि की परिभाषा है वो बैठती है ए या आ के बाद यदि लघु या दीर्घ, लघु या दीर्घ मतलब जैसे ई है तो छोटा ई है बड़ा ई, ऊ छोटा ई है बड़ा ऊ, री छोटा री है बड़ा री, और री बड़ा होता है नहीं है तो ये छोटा ही होता है। तो अब हमारी जो गुण संधि की जो मुख्य परिभाषा है वो आपकी ये सेटिंग बैठती है कि ए या आ के बाद यदि लघु या दीर्घ ई ऊ री आए तो पूर्व पर के स्थान पर क्रम से ए ओ अल गुण एकादेश हो जाते हैं। ए ओ अल 4। अब 4 ही हमारे वर्ण है, ई ऊ री और 4 ही आदेश है, एक आदेश हो जाता है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि ये आदेश किस हिसाब से होते हैं। तो आदेश होते हैं हमारे ये गुण एक आदेश स्थानीय अंतरतम सूत्र अनुसार उच्चारण स्थान के आधार पर होते हैं। इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना, ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र होने वाला है, स्थानीय अंतरतम। अब आप देखें कि हमारे पास जो वर्ण है, जो गुण वर्ण कहलाते हैं वो 3 ही है, ए ओ, 3 ही वर्ण है गुण वर्ण। इसकी गुण संधि की रूपरेखा आपको बना के दिखाएं तो होगी कि मान लीजिए ए या आ के बाद ई या बड़ा ई आए तो ए हो जाता है। ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है। ए या आ के बाद री या बड़ा ई आए तो अर हो जाता है। ए या आ के बाद यदि री आए तो अल हो जाता है, अल और अल। अब आप देखेंगे कि मैंने ये जो अर और अल है ये अलग से इंगित किए, हाईलाइट किए। उसका रीजन है कि ये जो आदेश हैं ये सामान्य, मान लीजिए आप गुण संधि को साधारण रूप से पढ़ते हैं तो आपके लिए ये परिभाषा ये पर्याप्त है, इसी से आपकी परिभाषा क्या नाम गुण संधि हो जाएगी। लेकिन यदि आप इस सूत्र के हिसाब से पढ़ोगे जो आवश्यक है, ये कहता है कि ये आदेश है किसके आधार पे होंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर। अब ये गुण एक आदेश स्थानीय अंतरतम सूत्र अनुसार उच्चारण स्थान के आधार पर होते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हमने पहले कई बार पढ़ा कि ये आदेश क्रमशः होते हैं, तो क्रमशः हमने जो आदेश पढ़ा उसको हमने आपको यण संधि में बताया कि वो यथा संख्या अनुदेश समानम परिभाषा के अनुसार होते हैं। ये जो आदेश है गुण आदेश गुण संधि में ये स्थानीय अंतरतम का मतलब है उच्चारण स्थान समान हो। अब रमा प्लस ईस, रमा में से हमने उत्तर पद का अंतिम वर्ण आ निकाल लिया, ईस में से हमने प्रथम वर्ण ई ले लिया। अब हमें संधि करनी है आ प्लस ई में। अब आप देखेंगे कि आ जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान कंठ है और ई जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान तालु है। तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर तीसरा वर्ण लाना है हमको, और कौन होगा, गुणिकादेश। लेकिन वो ऐसा वर्ण होगा जो कंठ भी हो और तालव्य भी हो। अब हमारे गुण एक आदेश के गणना में गुण वर्ण 3 ही है जिनकी गुण संख्या हुई है ए और ओ। ए तो सिंगल कंठ है और ए कंठ तालु, ए कंठ तालव्य, इसलिए ए आया। यदि आपसे कोई पूछे भाई रमा आ प्लस ई के बाद में ए क्यों आया, ओ क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि आ प्लस ई का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। कंठ तालव्य जो हमें अध्ययन गुण सूत्र ने बताया कि 3 वर्ण है
जिनकी गुण संज्ञा होती है, उन तीनों वर्णों में एक ही मात्र ऐसा है ए वर्ण जिसका उच्चारण स्थान इन दोनों से मिलता है, आ से मिलता है और ई से मिलता है, इसलिए ए आया। रम प्लस ए शब मिला दें तो मिल जाएगा आपका रमेश। अब समझ में आया आपको कि ये आ प्लस ई बराबर ए क्यों आया, क्योंकि इन दोनों आ प्लस ई का उच्चारण स्थान कंठ तालु है और जो गुण संज्ञक वर्ण हमारे पास तीन है उनमें ए ही एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालु पे आता है। अब आते हैं अगर हम दूसरा ओ वाले उदाहरण पे, तो पर प्लस उपकार, पर में से हमने ए निकाला और उपकार में से ओ, तो हमें संधि कर रहे हैं ए प्लस ओ में। अब ए प्लस ओ में आप देखो ए का उच्चारण स्थान है कंठ, ओ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। आपको संधि नई तरीके से पढ़ाई जा रही है। अब कंठ प्लस ओष्ठ, अब ए प्लस ओ के स्थान पर ऐसा वर्ण लाएंगे हम जो कंठ भी हो और ओष्ठ भी हो। तो हमारे पास गुण संज्ञक वर्ण भी कौन से हैं? तीन ही हैं। इनमें से कोई ऐसा वर्ण है क्या जो कंठ भी है और ओष्ठ भी है? तो बिल्कुल है। तो हमारे पास एक वर्ण है ओ, ये आता है, ये कंठोष्ठ वर्ण में आता है। तो ए प्लस ओ बराबर ए प्लस ओ बराबर ओ, इसलिए पर प्लस ओ प्लस पकार बराबर परोपकार। ए प्लस ओ बराबर ओ इसलिए आया क्योंकि इन दोनों का उच्चारण स्थान इस गुण वर्ण से मिलता है। यहां तक आपके इन तीनों वर्णों से काम चल रहा था। अब ध्यान से सुनना, तीसरा उदाहरण है महाऋषि। महा के अंत में है आ और री के अंत में है, ऋषि के प्रारंभ में है ऋषि री, तो हमें संधि करनी है आ प्लस री में। अब आ का उच्चारण स्थान है कंठ, वैसे आपको सीधे सीधे बताया भाई आ प्लस री बराबर अर, वो सिंपल सा हो गया। लेकिन आप इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं बोलेंगे नहीं। आ प्लस री, आ क्या है कंठ और री क्या है मूर्धा। अब हमारे कोई ऐसा वर्ण है ही नहीं जो कंठ मूर्धन्य हो, तो हमारा एक सूत्र आता है संस्कृत व्याकरण में पूर्ण रपर। ये रपर और लपर दोनों करता है, मतलब बाद में रे लगाया जाता है। अब हमने क्या लिया, ए तो हमारा है, देखो ए जो वर्ण है ये गुण वर्ण है, तो ए तो यहां से ले लिया और रे पूर्ण रपर सूत्र के हिसाब से मिला तो फिर ये मिलता है अर। तो महा में प्लस ऋषि में आ प्लस री बराबर अर, इस प्रकार से हुआ। अब जो अर शब्द है, अब अर में ए तो कंठ है और रे मूर्धन्य है, इस प्रकार से महा प्लस नए ऋषि में आ प्लस री बराबर अर, इस प्रकार से हुआ। क्योंकि अर जो वर्ण नया हमने बनाया है किस सूत्र की सहायता से, पूर्ण रपर सूत्र की सहायता से, वो इस प्रकार से बनाया है कि इन दोनों वर्णों के उच्चारण स्थान इससे मिल जाए। ऐसे अगला सूत्र है तब प्लस ऋकार। तब के प्रारंभ में से हमने अंत में से हमने ए निकाला और ऋकार में से री। अब यहाँ पर ए जो वर्ण है जो कंठ वर्ण है और जो री वर्ण है ये दंत्य वर्ण है। अब ऐसा कोई हमारे जो गुण संज्ञक वर्ण है जो अधिक गुण सूत्र ने हमको बताया, वो हमको तीन ही बताया, ए और ओ। इन तीनों वर्णों में ऐसा कोई वर्ण है नहीं जो कंठ भी हो और दंत भी हो, तो उर्ण रपर सूत्र यहां भी काम में आएगा और वो यहां पर आपको ले देगा। तो ए तो आपका आ गया कंठ और ले दंत, तो ए प्लस ले बराबर आपका आदेश हुआ अल, तो तब प्लस अल प्लस कार बराबर तवलकार। इस प्रकार से आपके ये संधि हुई। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ए प्लस आ बराबर ए आ के बाद में ई आया तो ए। इसमें मुख्य बात और है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर क्या नाम है, जैसे आपका उदाहरण संधि आई रमेश, कि रमेश में
कौन सी संधि सही है। इस रमेश में क्या आया, रम प्लस ईस, एक आया रमा प्लस ईस, एक आया रमा प्लस ईस, और एक आया रम प्लस ईस। अब यदि मान लीजिए सूत्र की माने तो ए या आ के बाद में ई आया तो क्या नाम है, गुण संधि होनी चाहिए, लेकिन इनमें से हमसे सही पूछा जाएगा तो सही कौन सा रहेगा, रमा प्लस ईस, से वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, इनमें की गलती है, ये ध्यान रखना हमेशा संधि करते समय आपको जो प्रथम पद और उत्तर पद आप रख रहे हैं वो पद भी सार्थक और उपयुक्त होने चाहिए। अब रम पद है, रमा शब्द है लेकिन रम कोई शब्द नहीं है। ईस का शुद्ध जो ईस हम लिखते हैं वो शुद्ध बड़े ई से शुरू होता है, इसलिए छोटा ई से हम ईस लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से यदि मान लीजिए हम इस फॉर्मूले से देखें ए या आ के बाद में ये ई या ई आए तो ए हो जाता है, तो ये नियम इन चारों पे लागू होता है, लेकिन जब एग्जाम में आता है फिर रमा प्लस ईसी सही माना जाता है। इस प्रकार से आप ध्यान रखना कि कई बार एग्जाम में घुमाने के लिए पूछ लिया जाता है, तो वहां पर आप ये देखें जो उत्तर पद है और प्रथम पद है और उत्तर पद है दोनों ही पद सार्थक होने चाहिए। गुण संधि के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की, आदि गुण है, अधे गुण है, सूत्र, स्थानीय अंतरतम परिभाषा सब पढ़ा। कुछ उदाहरणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो उदाहरण जितने लें इतने कम। यदि आपने गुण संधि का संधि करने का जो नियम है वो समझ लिया तो शब्द चाहे कोई से भी आ जाए, ये शब्द भी कम पड़ेंगे जो मैंने लिखे हैं, कितने शब्द दे दिए जाए वो भी कम पड़ेंगे, बस आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए कि उसका नियम क्या है। हम कुछ उदाहरणों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे ए या आ के बाद यदि ई या बड़ा ई आए तो ए हो जाता है। जैसे देव प्लस ईश देवेश, गण प्लस ईश गणेश, लता प्लस इव लते, गुण प्लस ईश गुणेश, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, घन प्लस इंद्र घनेन्द्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, रमा प्लस इति रमेति, तथा प्लस इति तथैति, तथैति, ने प्लस इदम नेदम, माता प्लस ईश्वरी मातेश्वरी, सुर प्लस ईश सुरेश, नाग प्लस ईश नागेश, दिन प्लस ईश दिनेश, मम प्लस इदम ममेदम, यथा प्लस इच्छम यथेच्छा। अब हम पढ़ते हैं ए या आ के बाद में उ या बड़ा हुआ है तो ओ हो जाता है। महा प्लस उदय महोदय, गुण प्लस महा प्लस उत्सव महोत्सव, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम, सारु प्लस उत्तम सर्वोत्तम, वृक्ष प्लस उदर वृकोदर, नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, हित प्लस उपदेश हितोपदेश, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, नर प्लस उत्तम नरोत्तम, मया प्लस उत्तम मयोत्तम, एक प्लस ऊनविंशति एकोनविंशति, केन प्लस उत्तम केनोत्तम, परम प्लस उत्तमम परमोत्तमम, मया प्लस उवाच मयोवाच, जल प्लस उर्मी जलोर्मी। ऐसे ही ए या आ के बाद में यदि री या बड़ा री है तो अर हो जाता है। ध्यान रखना, मैं जब संधि पढ़ाई तो बताया था ये अर और अल दोनों उरण और अपरय सूत्र की सहायता से किए जाते हैं। महा प्लस ऋषि महर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि, राज प्लस ऋषि राजर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि,
उत्तम प्लस ऋण उत्तम वर्ण, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, सप्त प्लस ऋषय सप्त ऋषय, महा प्लस ऋणम महारणम। अगला है ए या आ के बाद में यदि री आ जाए, अब ध्यान रखना री लघु ही होता है, दीर्घ होता भी नहीं है, और इसमें भी आपका जो उरण रपर सूत्र है इसकी आपको सहायता मिलती है, ये इसी से भी किया जाता है। मम प्लस ऋकार मम लकार, तव प्लस ऋकार तब लकार तव लकार। इसके अधिकतर उदाहरण मिलते नहीं है, मुख्य रूप से ज्यादा यदि काम में आती है गुण संधि वो ये यही काम में आती है, वो कम मात्रा में काम में आती है, लेकिन उदाहरण प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। और प्रश्न अक्सर ध्यान रखना है जो बच्चे कम पढ़ते हैं उनसे ज्यादा बन जाते हैं कभी कभी। इन सब बातों में एक खास बात ध्यान रखने की ये है कि फॉर्मूला हमको याद है, सूत्र हमको याद है, लेकिन शब्द का स्वरूप भी हमको याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका ये है हित प्लस उपदेश, ये आपके एग्जाम में आ जाए और आपसे हितोपदेश पूछा जाए इसका विच्छेद क्या होगा, तो वो आपको पहला ऑप्शन हिता प्लस उपदेश देगा। यदि हिता प्लस उपदेश देता है तो संधि का नियम तो क्या रहेगा, आ प्लस उ बराबर ओ हो रहा है, लेकिन हिता शब्द कोई बनता नहीं है, इसलिए हित प्लस उपदेश ही सही रहेगा, हिता प्लस उपदेश सही नहीं रहेगा। इसलिए आप ध्यान रखें जितने भी शब्द हैं उन शब्दों का मूल स्वरूप आपको याद होना चाहिए। जैसे महा है, अब महा को मह लिख दे तो मह लिख दे, मह प्लस ऋणम, तो मह प्लस ऋणम लिख के सूत्र तो कह रहा है कि ए के बाद में री आया तो अर हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना मह नहीं आकर के महा ही आएगा। ये बहुत ही वैसी चीज है, इसमें हम गलती करते हैं। और यदि आपको मान लीजिए उसने दिया कि मह प्लस महर्षि शब्द का विच्छेद, ऑप्शन ए मह प्लस ऋषि, ऑप्शन बी महा प्लस ऋषि, ऑप्शन सी मह प्लस ऋषि, और ऑप्शन डी महा प्लस ऋषि। कोई सा उदाहरण बना के देख सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि हमारा जो सूत्र है और सूत्र का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इन तीनों उदाहरणों पर लागू होता है, लेकिन हमारा सही ये रहेगा महा प्लस ऋषि। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जो मूल शब्द है उसका स्वरूप नहीं भूलें। यदि मूल शब्द का स्वरूप को भूल या यदि आप भूल गए या आप उसमें कंफ्यूज हो गए तो वहां पर आपको जो ऑप्शन आएंगे वो ऑप्शन आपको वहां पर भ्रमित कर देंगे और वहां पर आपका प्रश्न गलत जाने की संभावना पूरी होती है। तो ये जो गुण संधि के उदाहरण थे, गुण संधि के उदाहरण, जितना हो सके उतना लिखा है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये भी पर्याप्त नहीं है। उदाहरण तो जितने शब्द उतनी संख्या बन सकती है, इसलिए मुख्य फोकस आप उसी पर रखें जो मैंने आपको पहले पढ़ाया कि गुण संधि होती क्या है। उनमें आपको तीन चीज ध्यान रखना। गुण संख्या गुण कौन कौन से हैं, ए ओ। आधे गुण सूत्र बताता है, आध गुण सूत्र और पूर्ण रपरा सूत्र और स्थानीय अंतरतम, इसके अनुसार आदेश गुण एक आदेश होते हैं। ये चार सूत्र आप पढ़ लें ध्यान से तो आपकी गुण संधि का मुझे लगता नहीं कोई प्रश्न गलत जाने की संभावना होगी। वो चार सूत्र हैं, पहला नंबर आदिम गुणे, दूसरा नंबर आद
गुणे, तीसरा उरण रपर है, और चौथा स्थानीय अंतरतम। इन 4 सूत्रों के आसपास ही आपकी पूरी गुणसंधि है वो घूमती है। तो धन्यवाद मित्रों। कैसी लगी आपको हमारी क्लास? यदि आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपके संस्कृत व्याकरण की सभी क्लासें यहाँ करवाई जाएंगी, और जीके की क्लास भी शुरू हो चुकी है, और राज्यपाल के संबंध में एक ट्रिक हम आपको डाल चुके हैं। यदि आपने उसको देखा है, नहीं देखा है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर इसका डिस्क्रिप्शन क्या नाम है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। धन्यवाद।